कि कितने परिचित कितने अपने कितने आखिर यूं चले गए, कितने परिचित कितने अपने कितने आखिर यूं चले गए, जिन हाथों में दौलत संबल वो क्रूर काल से छले गए। दोस्तों 4 चीजें, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड और डॉक्टर्स, इन 4 चीज़ों की कमी की वजह से इस वक्त हमारा देश जूझ रहा है और ये बात हम सभी जानते हैं। तो आज कुछ और बात ना करते हुए मैं बहुत टेक्निकली आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये कमी है और उससे बड़ी बात ये कि कैसे इन कमियों को दूर किया जा सकता है, कैसे इस समस्या को सॉल्व किया जा सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और यदि आपको ये जानकारी सही लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो अथॉरिटी तक पहुंच सके और उनको हेल्प मिल सके तेजी से इसको लेकर के फास्ट डिसीजन लेने में। तो पहली समस्या है वैक्सीन की, और इसको मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली बताने की कोशिश करता हूं कि कमी क्यों है। राइट, एक परिवार है 10 से 12 लोगों का, 10 से 12 लोगों का जो परिवार है वहां पर कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है। वो एक व्यक्ति कमाता है तो 10 लोगों का पेट भरता है। अब आप सोचिए कि वो उस एक व्यक्ति के ऊपर कितना ज्यादा लोड पड़ेगा अपने परिवार को पालने के लिए, और यही एक समस्या इस वक्त हो रही है वैक्सीन को लेकर के भारत में। इस वक्त भारत की आबादी है लगभग 135 करोड़, यानी 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, लेकिन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं सिर्फ 2, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। और ये सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो इस वक्त वैक्सीन बना रही हैं, और इनकी भी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो महीने की 7 से 8 करोड़ वैक्सीन की है। जबकि अगर हम एक अंदाजा लगाएं, अगर हम एक अनुमान लगाएं कि यदि पूरे भारत को अगर इस साल के अंत तक, यानी 2021 के अंत तक यदि पूरे भारत को वैक्सीन लगानी है तो लगभग 20 करोड़ वैक्सीन हमें हर महीने चाहिए, यानी 20 करोड़ वैक्सीन हर महीने चाहिए, और बन कितने रही है रिक्वायरमेंट से आधी से भी कम, यानी 7 से 8 करोड़ वैक्सीन हर महीने। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि लगभग हिंदुस्तान में 3000 से ज़्यादा छोटी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, मेडिकल कंपनियां जो दवाइयां इंजेक्शंस बनाती हैं, जिनका लगभग 10,000 फैक्ट्रियों से ज़्यादा का सेटअप है, और उसमें से कई सारी तो बहुत बड़ी बड़ी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। लेकिन वैक्सीन बनाने का अधिकार सिर्फ इन 2 कंपनियों के पास है। उसका कारण यह है कि इन कंपनियों ने इन वैक्सीन का पेटेंट करा रखा है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट एक तरह का कानूनी अधिकार है जो इन कंपनियों को उस प्रोडक्ट से होने वाला, जो उनका प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से होने वाला जो मुनाफा है, जो फायदा है, या जो भी कुछ उससे आने वाला रेवेन्यू है, उसका 100% अधिकार, वो एकाधिकार इन कंपनियों का होता है। वो नियम, वो कानूनी अधिकार इन कंपनियों को वो एकाधिकार देता है। तो पेटेंट इन्होंने करा रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस आपदा के समय में, इस समस्या के समय में हमें अपने प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए, कंपनियों को अपने प्रॉफिट को नहीं देखना चाहिए, इनको मानवता की तरफ ध्यान देना चाहिए, और वैक्सीन का जो लाइसेंस है वो इनको पेटेंट मुक्त करना चाहिए। भारत सरकार को इसमें दखलंदाजी देनी चाहिए। हालांकि भारत सरकार ने WHO को कुछ दिन पहले इन मेडिसिन को, इन वैक्सीन को पेटेंट मुक्त करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक ये मामला विचाराधीन है। हालांकि यदि भारत सरकार चाहे तो इस वैक्सीन की समस्या को दूर कर सकती है। द पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 92 के हिसाब से देश में महामारी, आपदा की स्थिति में यदि भारत सरकार चाहे तो जनहित में किसी भी वक्त इस तरह की दवाइयों को, वैक्सीन को, उपकरणों को बनाने का लाइसेंस किसी भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को दे सकती है। तो ऐसा करके भारत सरकार इस वैक्सीन की समस्या को दूर कर सकती है। अब सोचिए यदि पेटेंट मुक्त अगर ये दवाई, अगर ये वैक्सीन हो जाती है, पेटेंट मुक्त हो जाती है, तो क्या हो सकता है? भारत में 3000 से ज़्यादा छोटी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं। यदि उनमें से 500 कंपनियां भी उनको लाइसेंस मिल गया, उसका फॉर्मूला, अगर ये पेटेंट मुक्त होने के बाद इनका फॉर्मूला, वैक्सीन का फॉर्मूला यदि उनके संग शेयर कर दिया गया, तो अगर 500 कंपनियों ने भी अगर वैक्सीन बनाना चालू की, मैं कह रहा हूँ 500 छोड़िए, 300, 200 ने भी अगर वैक्सीन बनाना चालू की, तो 15 से 20 दिन में या पूरे महीने भर में देश में से समस्या खत्म हो सकती है वैक्सीन की। तो इस तरह से स्टेप उठा करके, और मुझे लगता है कि पेटेंट मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि ये समय नहीं है कि इस वक्त मुनाफे के लिए सोचा जाए। हालांकि सोच रहे हैं लोग, इस वक्त भी लोग सोच रहे हैं, लेकिन ये समय ऐसा नहीं है। ये समय मानवता को बचाने का है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया भर में ये महामारी छाई हुई है। तो इसको जब भी मैं अभी आगे आपसे 3 पॉइंटों के बारे में और बात करने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को शेयर करें तो 4 टैग्स का यूज करना है। पहला टैग अब आपको इसमें लगाना है जब भी आप इसको शेयर करें, पेटेंट फ्री वैक्सीन। राइट, अब हम बात करते हैं दूसरी। इस समय लोग, देश में वैक्सीन की कमी के कारण भी कई लोगों की मृत्यु हो रही है। यदि उन्हें समय पर वैक्सीनेशन हो जाता तो शायद उनकी मृत्यु का चांस, उसके प्रतिशत कम थे। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो भारत में इस वक्त जो भारत की क्षमता ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की है, जो ऑक्सीजन बनाने की जो भारत की क्षमता है, वो है लगभग 7000 मेट्रिक टन पर डे की।
राइट। और अभी तक यानी कोरोना से पहले तक जो अस्पतालों में जाने वाली ऑक्सीजन थी वो 4000 मैट्रिक टन थी, जो कि कोरोना के बाद लगभग या दूसरी लहर के बाद अगर मैं कहूं तो लगभग 76% बढ़ गई है। यानी 7000 मैट्रिक टन का उत्पादन रोज हो रहा है और रोज खपत भी 7000 मैट्रिक टन की है। अब देखने में ये लगता है कि बराबर अगर पड़ रहा है तो फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है देश में। देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की जो कुल संख्या है वो है 1200 और एक टैंकर की कैपेसिटी है 16000 मैट्रिक टन। देखने में लगता है कि सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी कमी क्यों हो रही है, क्योंकि ये 1200 टैंकर जब एयर को ऑक्सीजन को फिल करते हैं टैंकर में और जब ये किसी अस्पताल तक पहुंचते हैं तो उसमें लगभग 6 से 7 दिन का समय लगता है। यानी वो 16000 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन है वो 6 से 7 दिन के बाद अस्पतालों में पहुंच रही है। और ये जब टैंकर वहां पहुंचते हैं तो उसके फिर खाली करते हैं, उसके बाद फिर ये वापस आते हैं, उसके बाद फिर रिफिल करते हैं, फिर जाते हैं। इस वजह से इस वक्त पूरे देश में ऑक्सीजन की समस्या सर उठाए हुए है, राइट। कैपेसिटी हमारी है लेकिन हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हालांकि सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है, अलग अलग जगह पे ऑक्सीजन के छोटे बड़े प्लांट लगा रही है, लेकिन यदि इन टैंकर्स की जो संख्या है अगर वो डबल कर दी जाए, 1200 टैंकर है, अगर इनकी संख्या डबल कर दी जाए तो ये समस्या ऑक्सीजन की चुटकियों में सॉल्व हो सकती है। तो ये रही दूसरी बात। इन दो कमियों के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी कमी है इस वक्त वो है अस्पतालों में बेड्स का ना होना, अस्पतालों में बेड्स की कमी होना। इस वक्त भारत में लगभग 3 लाख कोरोना पॉजिटिव केस रोज आ रहे हैं और एक आंकड़ों के अनुसार हर एक कोरोना मरीज के ऊपर लगभग 5 मरीज ऐसे हैं जो संक्रमित तो हैं लेकिन उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट नहीं करवाया है, वायरल है, टाइफाइड है, इसके चलते वो अपना घर पे इलाज कर रहे हैं, राइट। यानी कि अगर हम देखें तो ये संख्या होती है लगभग 15 लाख कोरोना पॉजिटिव लोग रोज, एक के ऊपर 5, राइट। तो 15 लाख, 3 लाख हैं तो 15 लाख केस रोज इस वक्त भारत में संक्रमित हो रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं कि उन 15 लाख लोगों में से केवल 5% लोग, यानी कि 15 लाख का 5% यानी कि 75,000 लोगों को ही आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है। और यदि एक पेशेंट लगभग 7 से 8 दिन तक या 10 दिन तक या 15 दिन तक एक आईसीयू बेड पर रहता है तो यहीं से अस्पतालों में बेड का संकट चालू होता है। कैसे कि इस वक्त मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत में आईसीयू बेड की जो संख्या है पूरे भारत में वो 75,000 से 95,000 है। यानी कि जो वो संख्या है 75,000 से 95,000 की वो पहले दिन ही भर जाएगी, यानी वो पहले दिन ही 75,000 केस आएंगे और वो बेड भर जाते हैं। और यही कारण है कि इस वक्त अस्पतालों के बाहर लाइन लगी हुई है। अगले 14 दिन तक जो भी व्यक्ति आएगा या एक हफ्ते तक भी जो व्यक्ति आएगा उसको इंतजार करना पड़ेगा। तो इस समस्या का सॉल्यूशन कैसे किया सकता है कि भारत सरकार यदि चाहे तो आईसीयू बेड बनवा सकती है, इंपोर्ट कर सकती है और आईसीयू बेड की संख्या यदि 5 लाख कर दे, यानी कि जो अभी जरूरत है उससे थोड़ी सी ज्यादा, तो इस समस्या पर पार पाया जा सकता है। हालांकि कई लोग अभी एक आपको कहते हुए मिलेंगे कि यदि हमारे घर के अंदर अगर एक टॉयलेट बनी हुई है और यदि हमारे घर में इकट्ठे 50 मेहमान आ जाते हैं तो हम 20 टॉयलेट तो नहीं बनवा सकते। भैया इस वक्त ये घर में टॉयलेट बनाने का नहीं, इस वक्त महामारी का समय है, इस वक्त मानवता को बचाना जरूरी है, इस वक्त इंसानियत को बचाना जरूरी है, इंसानों को बचाना जरूरी है। घर तब रहता है जब इंसान रहते हैं। तो इन सब बातों को अपने माइंड से निकालिए और सरकार को इस वक्त 5 लाख बेड लाने चाहिए, बनाने चाहिए, जिससे इस समस्या पर जो बेड की समस्या है, आईसीयू बेड की समस्या है, इस पे हम कंट्रोल कर सकें, इस पे हम विजय पा सकें। अब चौथी और आखिरी समस्या ये है कि अस्पतालों में मरीज का जो इलाज है वो आईसीयू बेड या बेड नहीं करते हैं, ऑक्सीजन नहीं करती है, उनका इलाज करते हैं डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्य कर्मचारी। और समस्या ये है कि इस वक्त हमारा देश भी डॉक्टर्स की कमी से, स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। कोरोना से पहले भी एवरेज 1400 मरीजों के ऊपर एक डॉक्टर था, जो कि अब समस्या कोरोना के बाद और ज़्यादा बढ़ गई है। सरकारी अस्पतालों को देखें तो इस वक्त सरकारी अस्पताल में 76% स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी है। और एक आंकड़ों के अनुसार अभी कुछ दिनों के बाद, यानी कि लगभग 15 मई के आसपास, 15 से 20 मई के आसपास कोरोना मरीजों की संख्या देश में लगभग 30 से 45 लाख हो सकती है। अब ऐसे में हमको डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। हमने अस्पताल बनवा लिए, हमने ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, हमने आईसीयू बेड का इंतजाम कर लिया, लेकिन यदि आपके पास उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी नहीं है तो आप क्या करेंगे। हालांकि भारत सरकार चाहे तो 2-3 कदम उठा करके इस समस्या का निराकरण कर सकती है। इस वक्त देश में लगभग 25,000 मेडिकल छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वो अपनी फाइनल परीक्षा के इंतजार में हैं।
यदि सरकार चाहे तो इनको प्रैक्टिस की अनुमति दे करके और इनको ग्रेड इनके बढ़ा दिए जाएंगे, अगले साल कुछ इनके ग्रेड बढ़ा दिए जाएंगे, परीक्षा के रिजल्ट में कुछ ग्रेड बढ़ा दिए जाएंगे। जो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं उनको छूट देकर के इन डॉक्टरों से काम करवा सकती है। दूसरा, भारत में इस वक्त 20,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देश में रह करके डॉक्टरी की पढ़ाई करी है, लेकिन उनको भारत में प्रैक्टिस करने के लिए एक परीक्षा पास करनी होती है। अब यदि सरकार इस परीक्षा की शर्त को हटा ले तो वो 20,000 डॉक्टर भी देश को मिल सकते हैं। और तीसरा, इस वक्त देश में लगभग 1,30,000 के आसपास MBBS डॉक्टर्स हैं जो अपना MBBS कंप्लीट कर चुके हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। जबकि भारत में मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ 35,000 सीटें ही हैं, यानी लगभग 1 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनको सीट मिलेगी ही नहीं। यदि सरकार चाहे तो इन डॉक्टर्स को जो कि MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, इनको यदि परमिशन दे देती है प्रैक्टिस की, इनको बोलती है प्रैक्टिस के लिए, तो लगभग देश को 1 लाख, सवा लाख डॉक्टर्स मिल सकते हैं, क्वालिफाइड डॉक्टर मिल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 यानी लगभग 1.5-2 लाख डॉक्टर इस वक्त भारत को मिल सकते हैं। और जो भारत में इस वक्त जो चिकित्सकों की समस्या है, स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या है, वो दूर हो सकती है। हालांकि सेना भी, भारतीय सेना भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जितने भी उनके डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो पिछले 2 सालों में रिटायर हुए हैं, उनको भी वो लेकर के आ रही है ताकि वो भी इस समय भारत की मदद कर सके चिकित्सकीय सुविधाओं में। तो ये थे वो 4 पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। अब इस वीडियो को यदि आप शेयर करें तो उस शेयर में 2 टैग्स का यूज जरूर करना, #पेटेंट फ्री वैक्सीन और #अलाउ डॉक्टर प्रैक्टिस। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये अथॉरिटी तक पहुंच सके। जैसा कि मैंने कहा, बाकी मेरे पिछले 2 वीडियो को एंटीबॉडी को और ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 2 वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों अभी कोरोना से पॉजिटिव थे और 2 बार हम बहुत क्रिटिकल कंडीशन में गए, तो किस तरीके से हमने घर में रहते हुए अपने आप को ठीक किया, कैसे हम इस जंग को जीते, उस वीडियो को भी लेकर के बहुत जल्दी सामने आने वाला हूँ मैं आपके साथ। और दूसरा वीडियो, हम भारत के एक बहुत जाने माने रक्त रोग विशेषज्ञ जो हैं, ब्लड डिसीज विशेषज्ञ जो हैं, उनसे हम एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। तो यदि उनसे कुछ पूछने लायक सवाल हो कोरोना से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप जिनके पास नंबर है वो भेज सकते हैं, तो हम उनसे वो सवालों को पूछ सकते हैं। बाकी भगवान पर भरोसा रखें, भगवान से प्रार्थना करें कि वो इस महामारी पर जल्दी से जल्दी पार पाएँ, इसको ख़त्म करें, क्योंकि इंसान के बूते से जब कोई चीज़ बाहर होती है तो वो भगवान के हाथों में ही सक्षमता से आती है। तो भगवान से प्रार्थना करें और भगवान पे भरोसा रखें कि सब कुछ बहुत जल्दी ही ठीक होगा। और अभी सोशल मीडिया पर किसी कवि की कुछ पंक्तियां मैंने पढ़ी थी, उन पंक्तियों को बोलते हुए अंत में मैं आपसे यही कहूँगा और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए, कितने परिचित कितने अपने, कितने आखिर यूं चले गए, जिन हाथों में दौलत संबल वो क्रूर काल से छले गए। हे राघव माधव मृत्युंजय पिघलो अब अर्ज हमारी है, हे राघव माधव मृत्युंजय पिघलो अब अर्ज हमारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। हे दयानिधे अब कृपा करो, हे दयानिधे अब कृपा करो, ये धरती भी अब हारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है, ये बिना शस्त्र का युद्ध है जो महाभारत से भी भारी है। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।